इस लंबी सैंड रिवर में रेतीले दानव नामक भयानक बीस्ट रहते थे। रेगिस्तान के किनारे पर खड़े होकर आगे की ओर देखने पर एक उतरती हुई सूखी ढलान दिखाई देती थी। हालांकि इसे एक रिवर कहा जाता था, लेकिन यह हर किसी की नज़र में एक ओशन की तरह लग रहा था, क्योंकि यह डिसेंडिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ को फॉलो कर रहा था। यहाँ की रेत बहुत ही पतली और घुमावदार सफ़ेद बालू सिल्ट से कवर्ड थी। इन सिल्ट के टीलों का आकार सफ़ेद ओशन के भीतर लहरों जैसा दिखता था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि इस जगह पर रेतीले दानव रहते हैं? मुझे यहाँ उनमें से एक भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? समीर ने अपनी आंखों को छाया देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और एक ऊंची जगह से एरिया का मुआयना करने लगा। सबके मन में भी कोई ना कोई डाउट थे। इस समय वे अभी भी उनसे कुछ किलोमीटर दूर वाइट सिल्ट देख सकते थे। सिल्ट के भीतर कुछ भी नहीं हिल रहा था। हवा द्वारा उड़ाई जा रही सफ़ेद लहरों की लेयर्स के अलावा और कुछ नहीं हिल रहा था। इस समय छुटकी ने सेंड टाइगर के इंटरनल ऑर्गन्स को निकाला और उन्हें समीर को देते हुए कहा, जो उसके बगल में खड़ा था, इसे दूर फेंक दो। समीर ने अपनी ताकत इकट्ठा की और इंटरनल ऑर्गन्स को धूल और रेत की रिवर में फेंक दिया। उनकी उतरने के बाद शांत वाइट सीन में अचानक ही सिल्ट की लहरें फूट पड़ी। रेत से बनी ब्रॉडसॉर्ड से अपना सपोर्ट करते हुए कई 3 मीटर लंबे जाइंट जैसे क्रिएचर खड़े हो गए। वे सभी बदबूदार खूनी ऑर्गन्स को घेरने लगे। उनकी सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद वे सभी सैंड में बदल गए, जो सैंड रिवर पर फैल गई। पूरी प्रोसेस में बस कुछ ही सेकंड का समय लगा था। सफ़ेद रेत के साथ शांत मैदान अचानक 40 सफ़ेद जाइंट्स में बदल गया था, जो फिर से रेत में लौट आए और पीसफुल सीन फिर से बन गया। इसने सभी को शॉक्ड कर दिया। इतनी छोटी सी डिस्टर्बेंस से इतने सारे क्रीचर्स दिखाई दिए। अगर हम में से एक पूरा ग्रुप वहां जाता तो क्या वहां एक पूरी रेतीले दानव की स्क्वाड आ जाती? समीर ने पूछा। उसे लगा शॉक पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। आदर्श और आहन ने सरप्राइजिंगली अपना सिर हिलाया। फॉर्चुनेटली उन्होंने कोई कदम नहीं बढ़ाया था, वरना भगवान जाने कितने रेतीले दानव उनके सामने आ जाते। चलो रिवर के किनारे एक टेंट लगाते हैं और आराम करते हैं। अंधेरा होने वाला है। अगर हम कल सुबह से काम करते हैं तो हमें देर नहीं होगी, छुटकी ने सलाह देते हुए कहा। कैंप सेट करने में समीर से बेहतर कोई नहीं था। ये ऐसा था जैसे ये आदमी स्टेरॉयड पर था। उसके पास हर दिन बची हुई एनर्जी होती थी और ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ कर सकता था। जब हर कोई आराम कर रहा था, समीर ने पहले ही सभी के लिए टेंट लगा दिए थे। कुल मिलाकर 2 टेंट थे, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग। आदर्श स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पास गया। उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की गर्दन के फर पर हाथ फेरते हुए राधा से पूछा, जो वुल्फ की ऊपर बैठी थी, क्या तुम थक गई हो? राधा ने सिर हिलाया। जैसे ही वो अपना मुंह खोलने वाली थी, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने झुंझलाहट में अपना सिर उठाया, मानो वो कह रहा हो कि उससे ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ के सिर को थपथपाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ बहुत ही मेहनत कर रहा था। उसने न केवल राधा को ढोया, बल्कि उसे छोटी अविकसित छुटकी को भी ढोना पड़ा। छुटकी छोटी थी, जबकि राधा का शरीर बहुत ही पतला था। दोनों लड़कियां एक साथ शायद आदर्श जितनी भारी भी नहीं थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने जो पाया वो बहुत ही कष्टप्रद था। वो उसी तरह से नहीं लड़ सकता था जैसे वो आमतौर पर करता था। वे रेतीले दानव ऐसे लगते हैं जैसे वे केवल अपने एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सैंड टाइगर की तरह शातिर नहीं है। शायद मैं उन्हें शांत कर सकती हूँ, राधा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसके माथे पर पसीना देखकर आदर्श को अब भी उस पर दया आ गई। हालांकि वो ये बता सकता था कि वो बहुत ही खुश थी। वो एक ऐसी जगह आई थी जहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी, और यह भी पहली बार था जब वो आदर्श के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती थी। रात के पर्दे ने जल्द ही आसमान को ढक लिया। रेगिस्तान में दिन और रात का तापमान का अंतर बहुत ही ज़्यादा था। जैसे ही आखिरी थोड़ी सी गर्मी इस रेगिस्तान की ज़मीन से पीछे हटी, आसपास का वातावरण ठंडा हो गया। तीनों लड़कियां पहले से ही टेंट के अंदर सो रही थी और तीनों लड़के बारी बारी से नाइट वॉच की ड्यूटी कर रहे थे। आदर्श रात के बाद की शिफ्ट का इंचार्ज था। जब वो उठा तो उसे तुरंत ही लगा जैसे कि वो एक अलग ही दुनिया में उठा हो। इस तरह की ठंड उसके शरीर से टकराने वाली अनर्गल तेज हवा के साथ ऐसा लगा जैसे कोई ब्लेड उसकी त्वचा को काट रहा हो। आदर्श ने एक फायर बॉल जलाई और फिर एक छोटा सा बॉन फायर बनाने के लिए इसे ज़मीन पर फेंक दिया। वो ऊब गया था, इसलिए वो बार बार आग को बुझाता और फिर से जलाता, और ये सिलसिला लगभग 1 घंटे तक कंटिन्यू रहा। अचानक ही आदर्श ने कुछ दूरी में किसी की मूवमेंट सुनी।
भले ही उसके पास अच्छा नाइट विज़न था, फिर भी आकाश वाइट डस्ट से भरा हुआ था। इससे उसकी विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी। आदर्श ने समीर को जगाया और उसे टेंट की रखवाली करने के लिए कहा। वो उस एरिया की ओर चल पड़ा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। दूर से आने वाली आवाज़ें फुटस्टेप्स की तरह लग रही थी। वे एक के बाद एक आए। उसे नहीं पता था कि अभी रेगिस्तान में कितने क्रिएचर्स चल रहे थे। आदर्श एक बड़े से पत्थर के पास पहुंचा। वो पत्थर के बीच की छोटी छोटी दरारों के बीच से देखने लगा। फॉर्चुनेटली उसके सामने का व्यू वाइट डस्ट से ब्लॉक नहीं था। वो चांदनी के नीचे सैंड टाइगर्स के एक छोटे ग्रुप को साफ साफ देख सकता था। उनकी दहाड़ कान छिदवा देने वाली थी। उनके पैरों की धमक से ज़मीन वाइब्रेट हो रही थी। जैसे ही उसने आगे देखा, उसने हंटर मैजिशियंस के ग्रुप को डर के मारे अपनी जान बचाकर भागते हुए देखा। कुल मिलाकर लगभग 6 से 7 सैंड टाइगर्स थे। अगर ऐसा कोई ग्रुप आदर्श या उसकी टीम को दिखाई देता, तो वे उसके ग्रुप को तितर बितर होने और दौड़ने के लिए मजबूर कर देते। आदर्श ने हंटर मैजिशियंस के ग्रुप में से 2 लोगों को क्लियरली पहचान लिया था। उनमें से एक सांवली स्किन वाली फीमेल मैजिशियन और एक काली दाढ़ी वाला लीडर था। वे पहले से ही दहशत में अपना रास्ता खो चुके थे और उनका बचने का रास्ता उन्हें सेंट रिवर की ओर ले जा रहा था। थोड़ी ही देर में वे सेंट रिवर के वाइट सिल्ट में पहुंच गए। वे बिल्कुल नहीं रुके और ऐसे ही 4 से 500 मीटर गहरे इलाके में दौड़ पड़े। उसी समय सेंट टाइगर्स जो उनका पीछा कर रहे थे, अचानक ही नदी के किनारे रुक गए और सभी किनारे पर एक जगह पर खड़े हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में इन ह्यूमन मैजिशियंस को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वे सब बेचैन होकर देख रहे थे। वे पछतावे और क्रोध से भर गए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मुंह से उनका शिकार निकाल लिया गया हो। बस जब आदर्श हैरान था कि क्यों उन सैंड टाइगर्स, जिन्हें नेचर में इतना शातिर माना जाता था, उन्होंने अचानक ही उनका पीछा करना क्यों बंद कर दिया था, तभी सैंड रिवर में एक भयानक सीन दिखाई दिया जिससे वो फिर से चौंक गया। उसने वाइट सैंड से रेतीले दानव को उठते देखा। हंटर मैजिशियंस के ग्रुप को काटते हुए उनके हाथों की रेत बड़ी ब्रॉड स्वॉर्ड में बदल गई थी। तभी हंटर्स की चीख पुकार मच गई और रात के आसमान के नीचे ज़मीन खून से लाल हो गई। 3 मीटर ऊंचे सफ़ेद रेत के डीमंस हंटर ग्रुप के आसपास 4-5 रो में लाइन अप खड़े थे, जो सेंड रिवर में घुस गए थे, जहां से उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सफ़ेद रेत के सेबर्स की रो निशाने पर लगी। ये सेबर नॉर्मल हथियार की तरह तेज़ नहीं थी, लेकिन बेहद ही कुंद और ख़तरनाक थी। स्लैश एक्चुअली इसके बजाय हंटर्स को स्मैश कर रहा था। नतीजतन यह एक खूनी सीन में बदल गया, जिसमें हर जगह मांस और खून उड़ रहा था। चांदनी ब्लू और वाइट रंग में मिक्स थी, जबकि सेंड रिवर चावल की तरह सफ़ेद था, जिससे ज़मीन पर खून के कुंड और भी साफ और भयानक हो गए थे। आदर्श की आंखें खुली की खुली रह गई। भले ही उसके पास हंटर्स को बचाने की ललक नहीं थी, फिर भी वे बहुत ही जल्दी मर गए थे। उनके डिफेंसिव स्पेल्स कमज़ोर नहीं थे, फिर भी वे सफ़ेद रेत के डीमंस के हथियारों के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा कर पाए। उनके डिफेंस को तुरंत ही तोड़ दिया गया था और उनकी पीड़ा का रोना पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगा। हे भगवान! आदर्श के पीछे से आहन की हैरान आवाज़ आई। आदर्श घुमा और देखा कि हर कोई जाग गया था और अपने टेंट से निकलकर उसके पास आ गया था। राधा और सादिका ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, जबकि छुटकी ने अपनी आंखों को चौड़ी करके देखा। यह साफ था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। सैंड रिवर उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा भयानक थी। हंटर से हिंसक शार्क से भरी नदी में कूदने वाले आम लोगों की तरह थे और जिनके कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हम इसे ग्रीन सिटी की हॉलीडे ट्रिप के रूप में क्यों नहीं मानते? चलो वापस वहीं चलते हैं जहाँ से हम आए हैं, आहन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आहन ने सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल से सीखा था कि सैंड रिवर को ग्रीन सिटी एरिया में सबसे खतरनाक फॉरबिडन एरियाज में से एक माना जाता था। कई हंटर्स यहाँ अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जब आहन ने इसे अपनी आंखों से देखा तो वह अपनी आत्मा को डर से कांपते हुए महसूस कर सकता था। अगर ये हंटर्स के इस ग्रुप के लिए नहीं होता, जिनका सैंड टाइगर्स द्वारा सैंड रिवर तक पीछा किया गया होता, तो अभी उनकी टीम नर्क की यात्रा का आनंद लेने वाले के रूप में समाप्त हो गई होती। ए, क्या हम क्या हमारे पास अभी भी राधा नहीं है? हो सकता है शायद ये इतना बुरा ना हो। निडर समीर भी हकलाने लगा। साधिका और राधा काफ़ी देर तक चुप रहे। इस तरह के भयानक सीन को देखने के बाद उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय लगा।
कुछ समय बाद सादिका ने राधा को चौड़ी आंखों से देखा और कहा, क्या आपका साइकिक एलिमेंट वास्तव में डीमन बीस्ट को शांत कर सकता है? अगर कुछ गलत हो जाता है तो क्या हमारी हालत भी उनकी तरह नहीं होगी? राधा ने थोड़ा सोचने के बाद गंभीरता से सिर हिलाया और धीरे से कहा, उस एरिया में वाइट सैंड डीमंस चिड़चिड़े हैं क्योंकि ये खून से सना हुआ है। इसलिए उस एरिया से गुजरना सबसे अच्छा आइडिया नहीं है। हालांकि जब तक हम उन इलाकों से गुजरते हैं जहां खून की गंध नहीं है, तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वे हम पर हमला नहीं करेंगे। अगर तुम ऐसा कहती हो तो अब भी मैं अनकंफर्टेबल हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो हम सभी मर जाएंगे, आहन ने कपकपाती आवाज़ में कहा। छुटकी ने दो कायरों पर एक तिरस्कारपूर्ण नज़र डाली और शांति से बोली, बेवकूफ़ों की उस झुंड ने अपनी कब्र खुद ही खोदी है जब उन्होंने एक ही समय में इतने सारे सेंट टाइगर्स को डिस्टर्ब कर दिया, और उसके ऊपर वे इतने मूर्ख भी थे कि वे सेंट रिवर में घुस गए। अगर वे सेंट टाइगर्स के खिलाफ लड़ने का फैसला करते तो उनके पास जिंदा रहने का मौका हो सकता था, लेकिन एक बार जब उन्होंने सेंट रिवर में कदम रखा और ऐसा सीन पैदा किया तो यह खुद नर्क के गड्ढे में कूदने से अलग नहीं था। हमें केवल बेहद ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सिस्टर राधा के साइकिक एलिमेंट के साथ हम केवल एक सूखी नदी को पार कर रहे होंगे। इस बीच राधा अपने डर से उबर चुकी थी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, अगर हम ओरिजिनल प्लान को फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि आप सभी को याद रखना चाहिए, सेंट रिवर में मेरी परमिशन के बिना कोई स्पेल कास्ट मत करना। एक बार जब उन्होंने डिस्ट्रक्टिव स्पेल की लहर को भांप लिया तो वे सहज रूप से हम पर हमला कर देंगे। ऐसा होने पर हम सिचुएशन से कंट्रोल खो देंगे। आहन और सादिका ने सिर हिलाया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि सेंट रिवर में डीमन बीस्ट से लड़ने की कोशिश करना अनरियलिस्टिक था, लेकिन एक साइकिक के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी व्यथित मन से टेंट में वापस चले गए और उनमें से कोई भी रात को अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाया। आखिरकार सेंट रिवर उनसे 20 मीटर से भी कम की दूरी पर थी। कौन जानता था अगर भयानक रेतीले दानव सुबह किनारे पर उन पर हमला कर दें तो? सुबह तक सभी ने अपनी बेचैनी को सहा। पूर्व से उगते हुए लाल सूरज ने अपनी किरणों से सेंट रिवर को चमका दिया। हंटर्स के ग्रुप का खून हवा में सूख गया था, लेकिन क्रिम्सन लाइट के नीचे दाग पहले से ही साफ दिख रहे थे, उन्हें याद दिलाते हुए कि सफ़ेद रेत की विशाल नदी उतनी शांत नहीं थी जितनी दिखाई देती थी, बल्कि ये पतला धागा था जिस पर वे चल रहे थे। हम में से कोई एक क्यों नहीं जाता और इसे आजमाता है? ये पूरी टीम का सफाया हो जाने से तो बेहतर है, आहन ने कमज़ोर ढंग से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि हर कोई कन्विंस्ड हो जाएगा कि प्लान काम कर रहा है। सवाल यह है कि ऐसा कौन करेगा? आदर्श ने शरारत के साथ जवाब दिया। समीर क्लियरली जानता था कि ये खुद स्वयं सेवा करने का सबसे अच्छा समय नहीं है। उसने आहन को सेवा करने का मौका दिया। आहन को लगा जैसे उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो। क्या वो अपना मुंह बंद करके ऊब गया था? ऐसा सुझाव देते हुए वो क्या सोच रहा था? उसके पास अभी भी आशा की एक झलक थी। उसने समीर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहादुर सैनिक हो और तुम्हारे पास 2 मूवमेंट स्पेल्स भी हैं। अगर कुछ गलत होता है तो तुम भाग सकते हो, इसलिए मैं ये मौका तुम्हें देता हूँ। समीर ने अपने हाथों को लहराया और आहन से सख्ती से कहा, भाई आदर्श ने मुझसे कहा है कि तुम्हारा डिफेंस 1000 साल पुराने कछुए की तरह है। मैं शर्त लगाता हूँ कि भले ही रेतीले दानव दिखाई दिए हों, लेकिन तुम्हारा डिफेंस तुम्हें बचाने के लिए काफ़ी समय तक चल सकता है। आहन ने विनती करते हुए आदर्श को देखा। आदर्श ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं टीम का कैप्टन हूँ, मुझे यकीन है कि तुम दोनों में से कोई एक बेहतर उम्मीदवार है। आहन ने असहाय रूप धारण किया और राधा की ओर देखने के लिए मुड़ा। जाओ, ये ठीक रहेगा। जब तक मैं तुम्हें नहीं बताती तब तक कोई स्पेल कास्ट मत करना, वरना ये केवल तुम्हें गंभीर खतरे में डाल देगा, राधा ने धीरे से कहा। आहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और सेंट रिवर की ओर चल दिया। उस पल वो केवल चिंता ही नहीं थी जो महसूस कर रहा था, वो आगे की ओर झुक गया और रेत पर एक एक कदम उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। वो अपनी दिशा में आ रही हवा की सरसराहट को सुन सकता था। उसकी नज़र में यह एक सूखी नदी की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि पाताल लोक के भयानक रास्ते की तरह लग रहा था। उसने केवल कुछ ही कदम उठाए थे जब उसके आसपास से सफ़ेद रेत ऊपर उठने लगी। उसके बगल में अचानक 10 से ज़्यादा रेतीले दानव दिखाई दिए। वे इम्पीरियसली खड़े रहे। उनके भारी फिगर सफ़ेद आर्मर में समुराई की तरह लग रहे थे और वे सब आहन की तरफ देख रहे थे।